मुश्किल टाइम में भी ये अब तक जिंदा कैसे है। इसके पास एक स्नो कार तक है, ऊपर से हम सभी के हाथों में गन होते हुए भी इसे डर नहीं लग रहा है, बल्कि ये स्माइल कर रहा है। कुछ देर सोचने के बाद वो आदमी जैंगी को रुकने बोलता है, क्योंकि कुछ ही देर में उनके कैप्टन गाओ वहाँ आने वाले हैं, और जैंगी को बोलता है जो भी बात करनी है वो उनसे कर ले। कुछ देर बाद वहाँ जमीन फाड़ कर एक आदमी वहाँ आता है, जिसे देखते ही जैंगी को ये समझने में कोई टाइम नहीं लगता है कि वो ही कैप्टन गाओ है। कैप्टन गाओ उन्हें वहाँ आने का रीजन पूछता है, जिस पर जैंगी पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि वो वेस्ट रीजन का कैप्टन जैंगी है और उसे अपने लिए कुछ सपोर्ट मटेरियल चाहिए। जैंगी की बातों में गाओ को थोड़ा डाउट होता है, लेकिन वो अपने आदमियों से गन नीचे करने बोलता है। सभी लोग कैप्टन गाओ को बताते हैं कि वो इस लड़के को अंडर एस्टिमेट ना करे, जिस पर गाओ बताता है ये लड़का यहाँ अकेले सिर्फ एक कैट और एक लड़की के साथ आया है, और अगर ये कोई प्रॉब्लम खड़ी करेगा तो हम सभी मिलकर इसे संभाल लेंगे। परमिशन मिलते ही जैंगी इशारा करके लू कैरन को भी बाहर बुलाता है, क्योंकि उसे ही पता था उन्हें कौन कौन से मटेरियल्स की जरूरत है। वो दोनों गांव के आदमी के बीच से होते हुए फैक्ट्री के गेट की तरफ जाते हैं, जहां लू कैरन को बहुत डर लग रहा था, लेकिन जैंगी बोलता है कि मेरे होते हुए तुम डरो मत, और वो दोनों फैक्ट्री के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन गेट पर पहुंचते ही कैप्टन गाओ उन पर पीछे से शूट कर देता है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैप्टन गाओ ने पीछे से जैंगी पर गन से शूट करने की कोशिश की थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि फ्लावर उनके बीच आ जाती है, जिसकी बॉडी बहुत बड़ी और विशाल आकार की हो चुकी थी। वो सोल्जर्स लगातार शूट करते रहते हैं, लेकिन अब फ्लावर की आंखें गहरी लाल हो चुकी थी और वो अब किसी खूंखार शेरनी की तरह उन सभी लोगों पर टूट पड़ती है। असल में वेस्ट माउंटेन बेस के साथ फाइट के दौरान फ्लावर ने बहुत से म्यूटेंट्स को एब्सॉर्ब कर लिया था, जिस वजह से उसके अंदर भी उनके कुछ पावर्स आ गए थे, और अब उसके लिए बुलेट्स का सामना करना किसी मच्छरों को मसलने जितना आसान था। लेकिन फ्लावर की ऐसी मॉन्स्टरस एबिलिटी को देखकर सभी सोल्जर्स की हालत खराब हो जाती है। उसी मोमेंट पर गाओ अपने आदमियों को बिना पैनिक हुए सिर्फ फायर करने का ऑर्डर्स देता है। तभी हम देखते हैं कि फ्लावर का गुस्सा अब 7वें आसमान पर आ चुका है। वो उनमें से एक आदमी को अपने तेज दांतों से पकड़ लेती है, जिसे देखकर बाकी लोगों की हिम्मत जवाब दे देती है और वो लोग इधर उधर भागना शुरू करते हैं। यहीं पर जैंगी भी नोटिस करता है कि सभी सोल्जर्स किसी इंजेक्शन का यूज कर रहे हैं, जिसके इस्तेमाल से उन सब की बॉडी में एक एबनॉर्मल डेवलपमेंट होता है। उन सभी की ताकत पहले से कई गुना बढ़ जाती है और वो एक साथ मिलकर फ्लावर पर हमला बोल देते हैं। जैंगी एक सेफ डिस्टेंस से ये सब देख रहा था, जहां लू कैरन ने डर के मारे उसे जोर से पकड़ रखा था। जैंगी उसे समझाता है मेरे होते हुए तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है, लेकिन तभी एक गन फायर की आवाज आती है जो जैंगी के पीछे से आ रही होती है। जैंगी बुलेट को नोटिस करता है जो बिल्कुल उसके करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन जैंगी उससे डरता नहीं है और अपनी डायमेंशनल गेट का यूज करके बुलेट को डॉज कर लेता है। जैंगी देखता है कि शूट करने वाला आदमी कैप्टन गाओ है, जिसे देखकर वो मुस्कुराते हुए बोलता है अब टाइम है जब तुम सही में मेरे पुलिस का सामना करोगे। जैंगी लू कैरन को कान बंद करने बोलता है और अपने दोनों गन से बूम बूम शूट करता है। जैंगी के एक्शन को समझकर गाओ अपने सभी आदमियों को भागने का ऑर्डर देता है, लेकिन ये जैंगी के बुलेट है जो दुश्मन का पीछा तब तक करती है जब तक उसे हिट ना कर दे। एक एक करके गांव के सभी आदमी को बुलेट लगने लगते हैं और जैंगी का ये कारनामा देखकर गांव की हालत पंचर होने लगती है और उसे भी एक बुलेट शूट हो जाती है। फ्लावर भी अपनी तरफ से सभी सोल्जर्स को निपटा देती है, जिसके बाद जैंगी गांव की बॉडी को देखकर बोलता है हम तो सिर्फ यहाँ बात करने आए थे ताकि कुछ मटेरियल्स ले सके, लेकिन तुम्हारे लड़ाई की बीमारी की वजह से तुम सबको मरना पड़ा। खैर अब क्या फायदा, मुर्दे कौन सा मेरी बात सुन लेंगे। लू कैरन जैंगी की तरफ भागते हुए आती है और जैंगी की तारीफ करने लगती है कि कैसे वो अकेला ही
एक आर्मी पर भारी पड़ता है। जैंगी बोलता है कि भले ही मेरी एबिलिटी लड़ाई के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन मैंने इतने म्यूटेंट एब्जॉर्ब किए हैं कि अब मुझे हराना किसी के बस की बात नहीं है। जैंगी एक सोल्जर के पास जाता है और उसके पॉकेट से वही इंजेक्शन निकालता है जिसका यूज करके उन सोल्जर्स ने अपनी स्ट्रेंथ डबल की थी। इंजेक्शन को देखकर जैंगी बोलता है कि ये पोर्शन तो बड़ी काम की चीज है, इस पर रिसर्च करनी चाहिए कि ये कैसे काम करती है। इसी के साथ उसे एक कम्युनिकेशन डिवाइस भी मिलता है जिसे भी वो अपने पास रख लेता है, क्योंकि हो सकता है कि ये बाद में उसके काम आए। लू कैरन जैंगी को डरते हुए कहती है उन्हें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उनके बाकी के लोग भी जल्दी यहाँ आ जाए। जिस पर जैंगी उसे शांति से समझाता है कि रेडिएंट प्रोस्पेरिटी का हेडक्वार्टर यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है, इसीलिए इस बात का कोई चांस नहीं है कि वो यहाँ तुरंत आ जाएंगे। और रही बात खाली हाथ जाने की, तो वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। इसके बाद जैंगी उन सभी सोल्जर्स की बॉडी को अपने डायमेंशनल पोर्टल में एब्सॉर्ब कर लेता है और लू कैरन और फ्लावर के साथ फैक्ट्री की तरफ जाने लगता है। फैक्ट्री का गेट ओपन करने के लिए वो फ्लावर को लालच देता है कि अगर वो गेट ओपन करती है तो जैंगी उसे मछली देगा, जिसे सुनकर फ्लावर बड़ी खुशी में अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आती है और गेट पर एक जोरदार हमले से अटैक करके उसमें होल बना देती है। जैंगी लू कैरन के साथ एक रस्सी के सहारे अंदर जाता है और लू कैरन जिन जिन चीजों को इम्पोर्टेंट बताती है उन्हें अपने डायमेंशन में रख लेता है। वहाँ इतनी सप्लाई होती है कि जैंगी का मन तो करता है कि वो सब लेके चला जाए, लेकिन फिर वो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करता है और सारे इम्पोर्टेंट मटेरियल को लेकर वहाँ से चला जाता है। कार में बैठे हुए जैंगी को लगता है कि जब चीजें यहाँ तक पहुँच ही चुकी है तो क्यों ना वो सू फैमिली के खिलाफ अपना गुस्सा और बदले के बारे में कुछ सोच ले, लेकिन वो इस बारे में लू कैरन से कुछ भी शेयर नहीं करता है। साथ ही लू कैरन को ये भी समझाता है कि आज जो भी हुआ वो सिर्फ उन दोनों के बीच रहे और लू कैरन गलती से इस बारे में किसी को भी ना बताए। फिर लू कैरन पूछती है लेकिन हमें उन सभी को बता देना चाहिए ताकि वो मेंटली प्रिपेयर रह सके। जैंगी उसे सब डिटेल्स में नहीं समझा सकता, लेकिन सिर्फ इतना बता देता है कि वो नहीं चाहता सभी इस मुश्किल टाइम पर ये फालतू का टेंशन ले और अपना ध्यान डिफेंस प्रिपरेशन से हटाए। जैंगी की ये बात सुनकर लू कैरन को भी वो सही लगता है। वो बोलती है कि अगर आपने कुछ सोचा है तो वो ठीक ही होगा, इसीलिए अब उस बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी। जैंगी उसके सर को सहलाते हुए शाबाशी देता है और दोनों वापस बेस पर लौट जाते हैं। जैंगी के वापस आते ही अंकल यू उससे आज की रेड की जानकारी लेते हैं, जिसमें जैंगी बोलता है कि उनका सारा प्लान बहुत आराम से खत्म हुआ। साथ ही उनके पास बहुत से मटेरियल्स भी आ चुके हैं जो उनके लिए काफी है। आगे जैंगी ये भी कहता है कि वेस्ट माउंटेन बेस बहुत बड़ी है, इसीलिए आज जिस फैक्ट्री पर वो गए थे वहाँ कोई गार्ड नहीं थे, इसीलिए अब उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर लियांग यू का फेशियल एक्सप्रेशन बहुत खुश हो जाता है। वो बोलती है अब उसके स्टूडेंट्स बिल्कुल सेफ हैं, लेकिन जैंगी उसकी बात का रिप्लाई ना देते हुए टॉपिक चेंज करते हुए कहता है हमें इस बात से इतना भी खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये उन सब की कोई चाल हो। जैंगी लियांग यू के कान में बोलता है कि अगर कभी लियांग यू के स्टूडेंट्स पर कोई खतरा आता है तो उनके लिए शिनशिन और लू कैरन को संभालना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अभी के लिए उन्हें अपना सारा फोकस सिर्फ काम पर देना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल को किस स्टूडेंट की जान पर खतरा आ जाए। जैंगी की बातों से लियांग यू बिल्कुल शॉक में मुंह खोले रह जाती है। जैंगी ये भी कहता है कि वो जानता है कि शिनशिन और लू कैरन लियांग यू को कितने प्यारे हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि लोगों के दिल में सू फैमिली टाउन को लेकर कितना गुस्सा है। इतना बोलने के बाद जैंगी लू कैरन को इशारा करता है, जिसे देखते ही लू कैरन बोलती है कि टीचर लियांग
आप जानती हैं ना, उन लोगों ने मेरे और शिनशिन के साथ कैसा बिहेव किया था, इसीलिए अब दोबारा उनके साथ हम नहीं रह सकते। जिसे सुनकर लियांग यू को भी काफी गिल्टी फील होता है, क्योंकि उसने पहले ही उन दोनों को काफी दिक्कतों का सामना करने पर मजबूर किया है। साथ ही बाकी स्टूडेंट्स भी उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे। लियांग यू लू कैरन के कंधे पर हाथ रखकर कहती है उसे भी इस बात का दुख है कि वो पहले उन दोनों के लिए कुछ नहीं कर पाई थी, मगर अब ऐसा नहीं होगा। तभी जैंगी वहां आकर टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है उन्हें इस टॉपिक पर आगे बात करने की जरूरत नहीं है। जैंगी बोलता है कि उन्हें अपने डिफेंस को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए, इसीलिए वो लू कैरन को अपने साथ ले जाता है। सभी मटेरियल को एक जगह रखने जाते हुए वो लियांग यू को थम्स अप देता है, जिसे देखकर लियांग यू को अच्छा फील होता है और लगता है कि जैंगी उसकी सच में केयर करता है। सीन शिफ्ट होता है जहां जैंगी लू कैरन को सारे मटेरियल्स देता है, जिन्हें देखकर लू कैरन बोलती है कि ये सभी इक्विपमेंट्स जरूरत से भी ज्यादा है और शायद अब 2-3 दिन में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। जिसके बाद लू कैरन अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए कहती है जैंगी तुम ये काम मुझ पर छोड़ दो, तब तक तुम जाकर बाकी चीजों पर ध्यान दो। जैंगी भी लू कैरन को बिना डिस्टर्ब किए वहां से शिनशिन के डोर के सामने आता है। शिनशिन जैंगी के लिए डोर ओपन करती है और जैंगी को देखते ही बोलती है आप यहाँ कैसे, कोई काम था आपको? जैंगी भी डोर बंद करने के बाद अंदर आ जाता है। असल में वो शिनशिन की सलाह लेने आया था। शिनशिन अंदाजा लगाती है कि आपने रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस और मॉर्निंग व्यू बेस पर अटैक किया है, जिस वजह से वो लोग अब उस आदमी को ढूंढ रहे हैं। लेकिन आप इतने चालाक हैं कि आपने कोई भी सबूत वहां नहीं छोड़ा है और वो लोग इतने निकम्मे हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो कौन था जिसने अटैक किया था। इसके बाद शिनशिन बोलती है अगर ऐसा है तो इस वक्त उनका ध्यान उस आदमी को ढूंढने में लगा होगा, मतलब ये एक अपॉर्चुनिटी है जैंगी के लिए कि वो सभी सू फैमिली मेंबर्स और बाकी स्टूडेंट्स को सही सलामत वहां से निकाल ले। यांग शिनशिन की बात सुनने के बाद जैंगी बोलता है कि वो भी बिल्कुल यही चाहता है, जिसके बाद वो एक सिग्नल जैमर को पावर सप्लाई से कनेक्ट करता है और एक सैटेलाइट फोन लेके शिनशिन को देता है। शिनशिन को समझ आ जाता है कि जैंगी उससे क्या करवाना चाहता है। शिनशिन बोलती है चिंता मत करो, इस सैटेलाइट फोन की हेल्प से मैं जल्द ही ये पता लगा लूंगी कि उनका बेस कहाँ है और जल्द से जल्द सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगी। सीन शिफ्ट होता है एक फैक्ट्री की तरफ जो अभी भी एक्टिव थी। उसके अंदर हमें 2 आदमियों को दिखाया जाता है जिन्हें बांध कर रखा गया था और एक सोल्जर अपनी कैप्टन को रिपोर्ट करते हुए बोलता है कैप्टन यही वो दोनों वर्कर्स हैं जो फैक्ट्री से भागने की कोशिश में थे। इसके बाद वो दोनों वर्कर्स अपनी कैप्टन से उनकी जान की भीख मांगते हुए कहते हैं कैप्टन हमें माफ कर दो, हम आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। जियाओ होंगलियांग उनके सामने खड़ी थी जो कहती है तुम दोनों को भागने की इतनी क्या जल्दी है, यहाँ हम तुम्हें रहने के लिए घर देते हैं, खाने के लिए खाना भी, फिर भी तुम्हें बाहर जाना है जहाँ पता नहीं तुम दोनों कब तक जिंदा रह पाओगे। वो दोनों वर्कर्स अभी भी अपनी जान के लिए गिड़गिड़ा रहे होते हैं। जियाओ होंगलियांग बोलती है कि पक्का कोई और वजह है ना तुम दोनों के ऐसा करने की, और शायद वो ये है कि तुम दोनों वर्कशॉप सेक्स फैक्ट्री में काम नहीं करना चाहते हो। ये सुनते ही दोनों वर्कर्स बिल्कुल सुन्न रह जाते हैं। जिसके बाद जियाओ होंगलियांग अपनी नजरें जू क्विंटिन की तरफ करते हुए बोलती है तुमने बताया था कि टेक डिपार्टमेंट कुछ दिनों से खतरनाक वेपन पर काम कर रहा है, तो क्या वो तैयार है? जू क्विंटिन अपने ग्लासेस को ठीक करते हुए बोलता है कि हाँ, पिछले कुछ दिनों से टेक डिपार्टमेंट एक रिमोट कंट्रोल एक्सप्लोसिव कॉलर के ऊपर काम कर रहा है जो कि टेस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। उसके इतना कहते ही सोल्जर्स उन दोनों वर्कर्स के गले पर उस कॉलर को लगा देते हैं और वो दोनों वर्कर्स अब बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगते हैं। जू क्विंटिन से रिमोट लेते हुए जियाओ होंगलियांग पूछती है इस बॉम्ब की रेंज कितनी है,
जिस पर जो क्विंटिन बोलता है लगभग 5 किलोमीटर।